सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ अब्सा कोमल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मुल्की मामलात पर बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मुल्क के मायानाज और बाखबर सहाफ़ी मौजूद होंगे। इस प्रोग्राम में PTI और हुकूमत के दरमियान मुफाहमत के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, उस पर बात करेंगे। जस्टिस जहांगीरी की बरतरफी के अदालती फ़ैसले और इसके अलावा बड़े मुल्की एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को ऑफलोड करने से मुतालिक DGFIA ने बड़े इंकशाफात किए। इस हवाले से मज़ीद ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, इस पर भी तफसीली तौर पर बात होगी। पहले हम मुल्की सियासत का जिक्र करते हैं। एक रोज़ बाद इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें अपोजिशन ने हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को भी शिरकत की दावत दी है। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क की आइनी और जमहूरी सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। इस कौमी कॉन्फ्रेंस से क्या तवक्कुआत रखी जाए, क्या इसके ज़रिए हम देखेंगे कि अपोजिशन का कोई मुत्तफ़िका लाहे अमल सामने आ सके। हम प्रोग्राम में इस इम्कान का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से इमरान खान से हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद कर रखी है और मुलाकात न होने पर एहतजाज करने वाली इमरान खान की बहनों के खिलाफ अब दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। एक तरफ ये सख्त तरीन इक़दामात हैं हुकूमत के, तो दूसरी तरफ बैकडोर राब्तों के हवाले से भी बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिनके मुताबिक हुकूमत और PTI के दरमियान मुफाहमत और तलखी कम करने के लिए कुछ कोशिशें की जा रही हैं। प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी भी इन हालात में भी कोई मुज़ाकरात का इम्कान मौजूद है, या ये जो खबरें सामने आ रही हैं ये इनको महज कयासराइयाँ समझा जाए। प्रोग्राम के पहले से मैं हमारे साथ 2 सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, आसमा शिराजी साहिबा और अतर काज़मी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आसमा साहिबा, आपसे स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने जिक्र किया, ये इटसेल्फ एक बहुत सख्त इकदाम था कि इमरान खान साहब की बहनों और उनके पार्टी कारकुनान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात लगाकर मुकदमा दर्ज किया गया। आपकी नज़र में ये जो चंद खबरें सामने आ रही हैं, एक मैं हवाला दे देती हूँ, एजाज़ सैयद साहब ने भी ये बात कही है कि बुशरा बीबी के ज़रिए कुछ बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये इम्कान इस वक्त मौजूद है, या जो हुकूमती फ़ैसला साजी है या जो रद्द अमल है PTI के लिए, वो कुछ और ही जाहिर कर रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब वो कोशिश भी कर रहे हैं और हर तरीका आजमाना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये उनका हक है कि वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें करें। इससे पहले भी उन्होंने कोशिशें की थी, कुछ बारावर हुई थी, आपको याद होगा 26 नवंबर से पहले। और फिर उसी दिन जब वो मामला आगे नहीं बढ़े, बल्कि एक वीडियो पैगाम की रिकॉर्डिंग के हवाले से इमरान खान साहब मान गए थे, ये तो अब मंजर आम पर बात आ चुकी है। लेकिन उसके बाद फिर वो बुशरा बीबी साहिबा जो लीड कर रही थी, फिर वो वहाँ पहुंची डी चौक पे, और वो सारा जो भी एक तय पा रहा था मामला, इस पे बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा बात कर चुके हैं, वो नहीं तय पाया। तो एक मुफाहमत की कोशिश तब रंग लाई थी, और चंद ओवरसीज पाकिस्तानी जो थे वो उस वक्त भी चाहते थे और वो आज भी मुतारिक है। और अगर देखा जाए तो आज की तारीख पे, कल हमने इमरान इस्माइल साहब से बात की, या हमने इसके अलावा फवाद चौधरी साहब कल एक प्रोग्राम पे आए और दीगर लोग भी, तो इमरान खान साहब के हवाले से एक कोशिश फिर से हमें नजर आती है। जमाइमा साहिबा की ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर उनका एक एक्टिव होना, उनके साहबजादों का इंटरव्यू, और फिर बहुत सारे जो एंकर्स हैं, इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से भी एक सपोर्ट, या मीडिया के अंदर एक जो जिसे कहना चाहिए थोड़ी सी वो मुतहरिक हुए हैं। तो ये जाहिर है कि वो सारी कोशिशों का हिस्सा है, जो कि ये बताना चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना हर तीर अब आजमाएगी या हर तरीका आजमाएगी उनकी रिहाई के लिए, जो कि उनका हक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत मौजूद है। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत नुमायां और मुस्बत तब्दीली भी आई है। पार्टी के जो सियासी लोग हैं, या जो सियासत और मुफाहमत के जरिए से रास्ता बनाना चाहते हैं, जो फौज से इस
इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, बल्कि एक सियासी राह निकालना चाहते हैं, उन लोगों का वहां पे आना, वो कि बहुत से अच्छे लोगों का भी वहां पे मौजूद ना होना, उस पर भी सवाल जैसे कि अली मोहम्मद खान साहब को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया, जो कि हमेशा सियासत की बात करते हैं मुज़ाकरा। अली मोहम्मद खान साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, ये सब वो लोग हैं जो कि बहुत बेहतरीन लोग हैं और अपनी अपनी बात अपने हमेशा कहते रहे, तो वो उनको शामिल नहीं किया गया। लेकिन ये जो कमेटी है, ऐसे लगता है कि ये अब चाहती है कि पॉलिटिकल राह निकाली जाए, और इमरान खान साहब ने तहरीरी तौर पर हिदायत भी जो हैं वो दी हैं अपनी जमात को, जो कि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि उनके पास अचकज़ई साहब के जो मैंडेट दिया है वो तहरीरी तौर पर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आगे बढ़ना चाहती है और इस पूरे मामले के ऊपर अब पॉलिटिकल जो उनके हथियार हैं उनको इस्तेमाल करना चाहती है, मफाहमत हो या ना हो, लेकिन सियासी राह निकाल के इमरान खान साहब को कोई रिलीफ देने की कोशिश की जाएगी। और आपने देखा कल की जो खबर थी अंसार अब्बासी साहब की, उसमें $1 बिलियन की जो सरमायाकारी का इंसेंटिव है वो भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन्होंने दिया है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जैसी बड़ी जमात, सियासी जमात, सियासी सोच रखने वाली जमात जो है वो आगे बढ़ के ये सब मामलात को कर सकती है। अलबत्ता जो फाइनल मैंडेट है वो इमरान खान साहब के पास है, वो इस पे किस तरफ खड़े होंगे, वो क्या कोट लखपत के लोगों के खत के ऊपर चलेंगे, बैरिस्टर गौहर की तजावीज पे चलेंगे, या वो जो सोशल मीडिया ग्रुप है उनकी बात मानेंगे। अतर हमारे सामने 3 तरह की सूरत हाल है। एक तो सलमान अकरम राजा साहब का ये बयान कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि एहतजाज करें, और अगर करते हैं तो हमारा अपना ही नुकसान होगा। दूसरी बात जो अब ये खबरें सामने हैं कि हुकूमत की तरफ से भी कोशिश की जा रही है बातचीत की, अभी इसकी हमारे पास कोई कन्फर्मेशन नहीं है, सिर्फ एक खबर क्या सरायों की हद तक ये बात ज़रूर हो रही है। तीसरी तरफ जो जिक्र हो रहा है फवाद चौधरी साहब, महमूद मौलवी साहब, ये इन सब ने मिलकर भी शाह महमूद कुरैशी साहब से बातचीत की कोशिश की। आपको लगता है कि एक कदम दोनों अतराफ से पीछे हटने की पोजीशन में है, पीटीआई भी एक कदम पीछे हटे और हुकूमत भी, या इसका इम्कान फिलहाल आपको नजर नहीं आता है? देखिए, सियासत की हद तक तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों तरफ से आपको एक एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर जो मिस हो जाता है अब सब वो ये है कि क्या इस वक्त पाकिस्तान आईने पाकिस्तान के मुताबिक चल रहा है? क्या आईने पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स के मुकदमात जो हैं वो सियासी किसी मसलहत का शिकार होते हैं या सियासी डायलॉग का शिकार होते हैं, या फिर वो आइन और कानून के मुताबिक अदालतों के अंदर उनका फैसला होता है? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। जब तक वो मसला हल नहीं होगा, करैक्टर्स यहाँ पे बदलते रहेंगे और इसी किस्म का ये जो सारा मसला ये चलता रहेगा। जहां तक हुकूमत से बातचीत का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब और फवाद चौधरी साहब की नीयत पे कोई भी शक नहीं कर सकता। यकीनन उनकी ख्वाहिश है और वो बार बार इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ना इस वक्त उनके पास पार्टी का मैंडेट है, ना ही उनके पास अवामी सपोर्ट है, बल्कि उल्टा और ज्यादा उनको मशकूक नजर से देखा जाता है। इमरान इस्माइल साहब और महमूद मौलवी साहब तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाके शामिल हो गए थे और सब कुछ रिकॉर्ड का हिस्सा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई इसमें इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकेंगे। हाँ, क्या इस वक्त हुकूमत की तरफ से भी ख्वाहिश है? देखिए, इस वक्त जो नई पॉलिटिकल कमेटी बनी है उसमें चंद लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे लोग ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो उसमें एक शामिल शख्सियत है जिसको इमरान खान साहब का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी हासिल है। उन्होंने मुझे खुद बताया, खान साहब की बहन की जब मुलाकात हुई उससे पहले उन्होंने कहा कि एक हुकूमत के यानी वफाकी हुकूमत के एक बड़े इंपॉर्टेंट वजीर ने, उन्होंने नाम भी बताया लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड था, उन्होंने मुझसे राब्ता किया है और ये कहा है कि भाई बातचीत शुरू करें और हम नए इलेक्शन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। और जब ये बातचीत शुरू होगी, हम कहेंगे कि 2 साल बाद इलेक्शन करवाते हैं, आप बेशक कहें कि 6 महीने बाद करवाने, लेकिन आप खान तक ये पैगाम पहुंचाएं और इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि दोनों तरफ से इस चीज की ख्वाहिश है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ख्वाहिश तो है। आज देख लें, जो लिस्ट गई थी अडयाला, उसमें सोहेल खान आफरीदी का नाम नहीं था और वो शायद इसलिए नहीं डाला गया कि वो मजीद कोई बदमजगी वगैरह पैदा नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्या इन सारी चीजों से ये जो टेम्परेचर है पॉलिटिकल वो नीचे आ जाएगा? मेरे ख्याल में फिलहाल कहना कबल वक्त होगा, टू बी ऑनेस्ट। आसमा साहब, आप हुकूमत की हैंडलिंग को कैसे देखती हैं? पिछले कुछ अरसे की अगर सिर्फ हम बात करें, इमरान खान साहब से मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई, उसकी मुख्तलिफ वजूहात तो दी, लेकिन ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन पैदा हुई जब उनकी बहनें एहतजाज करें, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, अब अगर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी थी तो दहशतगर्दी की दफात लगा के मुकदमा बनाया गया। इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत इंटरेस्ट लिया है इस सारे मामले में, स्पेसिफिकली मुलाकात न करने देने के मामले में। तो ये जिस अंदाज में उसको हुकूमत ने, उनके वुज़रा ने बिलखुसूस हैंडल किया है, क्या वो सही तरीका था या
मजीद मौका दिया है पीटीआई को कि वो अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखें और उसको तवज्जो भी मिले उनको जवाबन? नहीं, बिल्कुल सही दुरुस्त तरीका नहीं था। बहुत काबिल मुज़म्मत है कि उनकी बहनों को एक तरफ मुलाकात ना होने देना, दूसरी तरफ उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना सख्त सर्दी के अंदर, और ये उनका हक है कि वो अपने भाई से मिले, वो अपनी इमरान खान साहब अपनी फैमिली से मिले। उनके पास यानी कैदियों के भी हुकूक होते हैं और सियासी कैदियों के तो ज़्यादा होते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर सियासी कैदियों को कैद किया जाता है तो उनके हुकूक जो है वो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक अफसोसनाक बात है और हुकूमत ने बिल्कुल अच्छा इसको हैंडल नहीं किया। ये बहुत काबिल मुज़म्मत है। ऊपर से ये कहते हैं कि जब मुलाकात हो तो सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। मतलब एक सियासतदान अगर सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा तो वो क्या अपना कोई रेसिपी पूछेगा कि आपने हांडी कैसे बनानी है, और आपने जो है वो ये बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो ये दुनिया की कौन कौन सी हिट फिल्में चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेहद काबिल इतराज़ बात है। और जो मौक़िफ़ है, जो भी हुकूमत अगर ये कहती है कि वो बाहर वहाँ से आते हैं तो एक नैरेटिव बनाते हैं और वो सारी चीज़ें, अगर आप उस नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सकते तो फिर आप किसी पे किसी पाबंदी नहीं लगा सकते कि उनके बिहाफ के ऊपर कोई भी ट्विटर पे ट्वीट कर सके या ना कर सके। ये कंप्लीटली इमरान खान साहब आज अगर डिसओन कर दें उस ट्विटर अकाउंट को, एक्स अकाउंट को, या उस बयानिए को कह दें कैटेगोरिकली कि मैं ये बात बाहर आप जाके कहें कि हम नहीं लड़ना चाहते या हम ये ऐसी बात नहीं करना चाहते, तो मेरा ख्याल है कि वो भी आके बाहर नहीं ये बात कहेंगी। और नैरेटिव जो बनता है बिल्कुल गलत नैरेटिव बनता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम उस पर बहुत एतराज़ात हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो अपनी फैमिली से मिले और वो सियासत के ऊपर बात ही ना करें और वो अपनी और फिर उनकी बहनों को रोक दिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये बहुत, हमें मुझे याद है, आपको भी याद होगा, आपने वो मनाजिर देखे होंगे कि मरियम नवाज वो तो खुद आती थी, उनको तो जेल से इमरान खान साहब को तो निकलने की इजाजत नहीं है, मगर मरियम नवाज साहिबा आती थी कोर्ट के बाहर तो जो गुफ्तगू करती थी। फिर एक दिन उनको उनके बेटे ने, जुनैद ने, आपने देखा होगा वो विजुअल्स भी, कि वो गले से लगा के उनको खड़े हैं और वो कहती हैं बाहर आके कि मुझे कहा जाता है कि आप सियासी बातें ना करें वरना आपको अपने बच्चों से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी। और वही मरियम नवाज साहिबा है कि आज पंजाब के अंदर उनकी हुक्मरानी है और वहाँ पे इमरान खान साहब कैद है और बहनों के ऊपर ये बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये भूलना नहीं चाहिए, जब वक्त आता है तो फिर सब चीज़ें जो है वापस पलट के आती हैं। तो ये बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत इसको सही तरीके से डील नहीं करे। वक्त बदलते देर नहीं लगती और हमारे सियासतदान हर बार इसको भूल जाते हैं। अथर, अब ये जो PTI के अंदर अपनी तकसीम गाहे बगाहे हम इसको डिस्कस करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, लेकिन सिर्फ अब मौजूदा सूरत हाल के ऊपर भी बड़ा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान कह रहे हैं कि ये जो जलसे हम कर रहे हैं लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। सलमान राजा साहब का स्टेटमेंट आपके सामने रखा कि ये अभी हल ही नहीं है कि हम लोगों को मोबिलाइज करके उनकी ज़िंदगी ख़तरे में डालें, लेकिन अचकज़ई साहब की तरफ देखा जा रहा है कि वो कोई लाहे अमल देंगे। तो फिर अचकज़ई साहब ने भी अगर कह दिया कि मुज़ाकरात हों सियासतदानों के साथ या फिर एहतजाज हो, आप समझते हैं कि उसकी कोई उनकी बात सुनी जाएगी PTI में, या उस पर भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही हम देखेंगे, जो अभी तक खुद पार्टी के अपने रहनुमाओं के ऊपर कोई इत्तफाक राय नहीं है जमात का? देखिए, एक तो जो पाकिस्तान की सियासत है ना वो इस वक्त PTI के इर्द गिर्द घूम रही है। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के अंदरूनी इख्तलाफात या पॉलिटिकल कमेटीज या कौन किधर उसके ऊपर इतनी ज्यादा बहस हुई है। उसकी वजह यह है कि ऑब्वियसली अवाम की एक्सपोर्ट है और जिस किस्म का बयानिया 3 सालों के अंदर बना है, और उसमें बुनियादी जो रीजन है वो खान साहब का जेल में होना है और जिस तरीके से वो जेल काट रहे हैं उसकी एक बुनियादी वो उसका एक फैक्टर है। अब देखें, ये जो मुज़ाकरात वाली बात है और चीज़ों को बेहतर तरफ लेके जाने वाली बात है, देखें जो अचकज़ई साहब को नामजद किया गया है, यकीनन खान साहब को भी पता है कि अचकज़ई साहब जो हैं वो मियाँ साहब के साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक है। बल्कि आप अचकज़ई साहब से बात करें तो वो अभी भी मियाँ साहब के हवाले से बहुत होपफुल हैं। आई डोंट नो मीडिया पे आके वो बात करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन प्राइवेट महफिल में वो सहाफ़ियों से ये बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब को मैं कन्विंस कर लूंगा, अगर मेरी उनसे मुलाकात हुई, हम सबको जमहूरियत के लिए बात करनी चाहिए। तो मुझे तो ये एक अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम इस चीज के मुतामिल नहीं हो सकते कि हम एहतजाज की तरफ जाएं, केओस की तरफ जाएं। आज देख लें हमारी मईशत किधर है, बाकी जो मुल्क के अंदर हालात हैं वो हमारे सामने हैं। तो इसमें अचकज़ई साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार हो सकता है और इसी वजह से उनको मैंडेट दिया गया। हाँ, क्या ये हल निकलेगा? देखिए, उसके अंदर कुछ लवाजमात होते हैं वो पूरे करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं से चीजों को आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए करना पड़ता है। इस वक्त जो हालात हैं, आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी हमने देखा है कि हाई कोर्ट के जज को इस तरह फारिग कर दिया जाए जिस तरह आज जहांगीर
जहांगीरी साहब के साथ हुआ है। आज जो है वो उधर जितनी तेजी से फैसला आया, उसके बाद जिस किस्म की तरामीम की गई, उन तरामीम के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल आया कि ये अदलिया की आज़ादी के लिए एक तरह से ज़हर कातिल होगा जो ये कर रहे हैं, और फिर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो इन हालात के अंदर जो ये सारे स्टेप्स किए जा रहे हैं, उनको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि फिर दूसरी तरफ से कोई सियासी हल निकल सकेगा। मुझे ये लगता है अनफॉर्चुनेटली फिलहाल जो है वो स्टेटस को ही रहेगा। हो सकता है 6 महीने 8 महीने बाद कोई सिचुएशन तब्दील हो, पर फौरी जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इन मुज़ाकरात के नतीजे में या इन स्टेप्स के नतीजे में या किसी एहतजाज के नतीजे में अगले महीने कोई तब्दीली आ जाएगी, वो मुझे आती हुई नजर नहीं आ रही। आसमा साहब, क्विकली आखिर में ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस चकजई साहब की सदारत में होने जा रही है, इससे कुछ निकल सकता है या अच्छी बस तकारीर ही होंगी? अगर पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी इसमें शरीक हो जाती है तो उसकी कोई सिग्निफिकेंस होगी आपकी नज़र में? देखिए, बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन अभी तक तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मदऊ नहीं किया गया, और साथ में JUIF ने भी अपने एतराज़ात उठा दिए हैं और वो इसमें शरीक नहीं है। बतौर पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उनको बुलाया गया है इसके ऊपर एक सियासी जमात के तौर पे भी। तो अब पीपल्स पार्टी का जाने से बहुत फ़र्क पड़ेगा इस कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वो वहाँ पे अलबत्ता क्या नैरेटिव लेके जाते हैं, क्योंकि ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस है, ऑफ कोर्स ये 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ जिसे कहते हैं वो एक मामला है, तो इस पे वो क्या बात करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? वो तो खुद इसमें मोटिवेट करती रही है और खुद उसका हिस्सा है इस पूरे प्रोसेस का। लेकिन दूसरी तरफ JUIF का इस बुनियाद पे ना जाना कि 26वीं तरमीम और 27वीं उनकी मंशा से हुई है, 26वीं हुई है खास करके, तो वो किस बुनियाद के ऊपर इस पे जाएंगे? तो मेरा ख्याल है ये अभी तक एक बहुत वो साजगार माहौल नहीं बन पाया तहरीक इंसाफ के लिए भी। अभी उसकी शुरुआत हुई है जो कि उन्होंने एक तरह से कोशिश की है, ये बनते बनते बनता है। सियासी जो मरहले हैं, जैसे PDM बनी थी, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग उसके अंदर शामिल हो गए थे और फिर वो एक मुतहरिक अपोजिशन बनी थी, तो इसमें वक्त लगेगा। मगर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को बुलाया जाता है और पीपल्स पार्टी इसमें आती है इस दावतनामे के ऊपर, और JUIF भी आ जाती है, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम मौका होगा जो पाकिस्तान की तारीख में जो पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो गई है उसको वापस लेने के लिए। अभी तक तो हमें लगता है कि नून लीग को मदऊ नहीं किया जाएगा, ये एक PTI की तरफ से कहा जाता है कि उनको वो फरीक समझते हैं जो के साथ हो रहा है। उस हवाले से आसमा शराई साहिबा, अतर काज़मी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। जस्टिस जहांगीरी की बरतरफी का जो मामला है, जिसका भी जिक्र भी हुआ, इस हवाले से हम आपके सामने तफसीलात रखेंगे। सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब हमारे साथ होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जाली डिग्री तनाज़ा केस में जज के ओहदे से नाअहल करार दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज हतमी समाअत के बाद मुतनाज़ डिग्री केस का फैसला सुनाया। आज होने वाली समाअत के दौरान कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने डिग्री से मुतालिक ओरिजिनल रिकॉर्ड पेश किया, जिसके मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी ने हतमी तौर पर तारिक जहांगीरी की डिग्री कैंसिल कर दी है और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ की तस्दीक के बाद यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने अपनी फाइंडिंग्स की बुनियाद पर तारिक जहांगीरी की डिग्री को मनसूख करने का डिक्लेरेशन भी जारी कर दिया। जस्टिस जहांगीरी के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन ने अपने दलाइल में कहा कि रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी ने तस्लीम किया कि ये फेक डिग्री का नहीं बल्कि बेज़ाब्तगी की बुनियाद पर डिग्री कैंसिल करने का केस है, और ये अभी तय होना है कि कराची यूनिवर्सिटी ने 40 साल बाद क्या ये सच की बुनियाद पर इसको मनसूख किया या नहीं। हतमी दलाइल के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले के मुताबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी जाली डिग्री की बुनियाद पर अगर वकील बनने के अहल नहीं थे तो जज बनने के अहल भी नहीं थे। जस्टिस जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी करार दी जाती है और वजारत कानून को हिदायत की जाती है कि वो जस्टिस जहांगीरी को डी नोटिफाई करें। नाज़रीन, ये जो मामला है, ये फैसला इस लिहाज से भी हमें नज़र आता है आज अहम है कि जस्टिस जहांगीरी ने कल ही इस केस को काबिल समाअत करार दिए जाने को आईनी अदालत में चैलेंज किया था, और साथ ही ये दावा भी किया था कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने मुबैना तौर पर यह तस्लीम किया कि ये केस जल्द सुनने के लिए उन पर प्रेशर है, और चीफ जस्टिस ने मुबैना तौर पर उन्हें बिलवास्ता या बिला वास्ता ये तजवीज़ भी दी थी कि पोस्ट डेटेड इस्तीफ़ा उनको पेश कर दे ताकि उन पर इस तरह का प्रेशर कम हो जाए। जस्टिस जहांगीरी के मुताबिक उन्होंने इस मामले को मिसकंडक्ट करार दिया और फिर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने उन्होंने पेश किया। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो हतमी समाअत थी उसमें क्या हुआ, ये फैसला क्या ज़ाहिर। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब आपके वक्त के लिए। अदालत अपने फैसले में ये कहती है कि ये जो तैनाती ही गलत थी, क्योंकि डिग्री गलत थी, वो वकील भी नहीं बन सकते थे और जज भी। कैसे देखते हैं आज की कार्रवाई को आप? समाअत के दौरान क्या हुआ और फैसले के ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा ख्याल यह है कि जो फैसला आ चुका है अब खुल के हम बात कर सकते हैं। ये फैसला शायद जो है वो अदलिया के लिए मेरे ख्याल में कोई अच्छा शगुन साबित नहीं होगा। उसकी वजह मल्टीपल रीजंस हैं। एक वजह तो ये भी है ना कि हाई कोर्ट के जज, एक जज दूसरे जज को घर भेज सकता है, ये पहली प्रेसिडेंट आई है। इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ये है कि कल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कोई दरख्वास्त आए तो हाई कोर्ट बैठ जाए सुनने के लिए और उसको घर भेज दे। पहले आर्टिकल 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये केसेस जाते थे। आज का जो फैसला है इसमें जो इब्तदा हुई वो बड़ी ही दिलचस्प है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि लांडी कराची के एक कोई बंदा था, आम शख्स था, उसने जो मालूमात तक रसाई का जो एक्ट है उसके तहत एक लेटर लिखा ये 24 मई को, और वो 27 मई को कराची यूनिवर्सिटी 27 मई 2024 को कराची यूनिवर्सिटी को मौसूल होता है। और उसकी जो रिसीविंग है कराची यूनिवर्सिटी की वो मैंने देखी है। 28 मई को छुट्टी थी और 29 मई को 40 साल पुराना रिकॉर्ड, उसकी बुनियाद पर कंट्रोलर साहब ये लिखते हैं कि ये डिग्री इनवैलिड है। मतलब चंद घंटों में 40 साल पुराना रिकॉर्ड, और जिसकी डिग्री आप देखने जा रहे हैं उसको नोटिस भी नहीं किया तो वो कह देते हैं। तो ये शुरुआत वहाँ से होती है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीजें जिस तरह फिर कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट में शामिल सीनियर प्रोफेसर साहब के साथ भी बहुत से वाकयात कराची में, डॉक्टर रियाज के साथ जो वाकया पेश आया, फिर जो डॉक्टर रियाज को उठाया गया, फिर डॉक्टर रियाज ने और बहुत सारी वजूहात बताई। उन्होंने कहा कि ये जो किसी भी स्टूडेंट पर 89 या 90 में जब पाबंदी लगती थी ना, ये तो रिस्पोंडेंट का जवाब आता तो हमें पता चलता ना। जैसे जहांगीरी जो है परसों ये कह के गए हैं कि मैं हल्फिया, अब मैं ये नहीं कहता जी डिग्री उनकी असली होगी, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि डिग्री में मसला है। वो कह रहे हैं बतौर जज मैं हल्फिया कुरान पर हलफ देता हूँ कि मेरी डिग्री असली है और मेरे पास वो सारी जो रिजल्ट्स हैं उस वक्त के वो मेरे पास मौजूद है। अब वो मामला तो जो कराची यूनिवर्सिटी का एक मौक़िफ़, दूसरी साइड का दो मौक़िफ़ है। अब दोनों तरफ जो है उन्होंने साबित करने के लिए एक फोरम होता है ना, सिविल कोर्ट में इस किस्म के केसेस को जांचा जाता है, गवाह लाए जाते हैं कि आप जो है गवाह लाएँ कि आपका जो मौक़िफ़ सच्चा है। तो वो डिग्री वहाँ से कैंसिल हो जाती है। उसके बाद मामला जो चलता है तो बगैर नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको रोक देती है। मतलब अभी उसकी काबिल समात होना ही वैलिड, मतलब वो नहीं हुआ था कोर्ट में, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोक देती है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबसे जो मेरे ख्याल में आप दिलचस्प कहें या तशवीशनाक कहें कि जैसे जहांगीरी, जैसे सरफराज डोगर साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार हैं, उनकी कानूनी जंग चल रही है। अब मैं आपके खिलाफ दरख्वास्त गुजार हूं तो कल जब आप मेरा फैसला करेंगे तो उसमें डेफिनेटली बायस तो आएगा ना। तो ये पॉइंट आउट बार बार किया गया कि ये बायस वाला मामला। फिर जैसे जहांगीरी ने जो खत लिखा तो उनको बगैर नोटिस के जब रोक दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने उसको गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया और ये कहा कि पहले आप ये तय करें कि ये केस आगे चला भी सकते हैं या नहीं। तो उसमें भी जैसे जहांगीरी को नोटिस नहीं किया गया, उनको नोटिस किए बगैर ही कराची यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया गया। जब ये यूनिवर्सिटी ने भी कंफर्म कर दिया कि इनकी डिग्री मनसूख हुई और किन बेसिस के ऊपर, तो उसके बाद फिर क्या जवाब बनता था उनका? आइन का आर्टिकल है 10A, वो फेयर ट्रायल कहता है कि आपको मिलना है, आपको जो समात का हक दिया जाना है। मैं हैरान हूँ कि मेरा ख्याल में आम किसी बंदे का भी ये मामला हो ना तो वो उसको भेज देते हैं, यार नोटिस है आपकी डिग्री का कोई इशू आया है, तो आप अगर अपना कोई डिफेंस लेना चाहें तो वेलकम, आप आएँ, वरना हम उसको एक्स पार्टी फैसला कर देंगे। कराची यूनिवर्सिटी ने इतना भी बॉदर नहीं किया कि यार जज की डिग्री का मामला देखने जा रहे हैं, उसको आप नोटिस ही कर दें। आइन में लिखा हुआ है आर्टिकल 10A। फिर ये जो आज जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें उन्होंने ये जो एक लीगल मामला है कि सिंध हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी का जो डिक्लेरेशन है कैंसिल करने का वो मुअत्तल कर रखा है। मतलब वो फील्ड में ही नहीं है, उसकी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया। और बार बार वो कहते रहे कि हमें आप जो वो टाइम दें, हम 40 साल पुराना रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड भी आ गया है, हम अपना रिकॉर्ड भी लाएंगे तो हम अपना बाकायदा जवाब जमा करवाएंगे, आप टाइम दें हमें 3 दिन। मतलब ये मैंने आपको बताया था कि 9 दिनों में फैसला, कौन सी मतलब वो तो जल्दी थी कि 9 दिनों में फैसला दे दिया गया। अब ये साकिब इन तमाम बुनियादों पर और फिर जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल खुद ही कल जस्टिस जहांगीरी ने उठाया, आप समझते हैं कि इसको वो चैलेंज करेंगे? तो उनके पास काफ़ी मवाद है इसके अराउंड। बिल्कुल काफ़ी मवाद है, वो बिल्कुल चैलेंज भी करेंगे। और जो ऊपर वफाकी आईनी अदालत में ये चैलेंज होना है और वफाकी आईनी अदालत के पास इतने इसमें लूप होल्स हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है
कि वो इसको ना छेड़े। हाँ, एक रास्ता जो है वो आपने देखा था, जैसे शौकत अली सिद्दीकी का केस 2018 में उनको घर भेजा गया था, लेकिन 2021 या 22 या 23 में जाकर वो कंक्लूड हुआ। कंक्लूड किस बात पे हुआ? बैरट की तरफ नहीं गए कि इनका मेरिट केस बनता था या नहीं, उन्होंने कहा इनको तो फेयर ट्रायल ही नहीं दिया गया, इनको तो सुना ही नहीं गया, इनकी तो इंक्वायरी ही नहीं हुई, नोटिस ही नहीं हुआ इनको, इस बुनियाद पर उनको जो है बहाल कर दिया गया था, उनके पास उनको सारे बेनिफिट्स मिल गए थे। तो इस केस में ये हो सकता है कि इसको लिंगर ऑन कर दिया जाए, पड़ा रहे, साल 2 साल 3 साल पड़ा रहे, वगरना जिस दिन इस केस का फैसला होगा हम फिर प्रोग्राम कर लेंगे, फिर दोबारा तो जिस दिन फैसला होगा ये फैसला बरकरार नहीं अदालती मामलात पे तो हमें हर दिन अगर हम प्रोग्राम्स करना शुरू करें तो वो भी कम पड़ जाएगा। साकिब बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम अदालती कार्रवाई के हवाले से बताए, और जो गुफ्तगू साकिब ने की ऐसा ही नज़र आता है कि कुछ वजूहात इसके पीछे रहीं और तासुर इस फैसले का वैसा नहीं जा रहा जो इसके अंदर कहा जा रहा है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, एक और अहम मामला है उस पर बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से वर्क और विजिट वीज़ास पर बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों को FIA इमिग्रेशन की तरफ से ऑफलोड करने की शिकायत सामने आई थी। मुसाफिरों की शिकायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खुद एयरपोर्ट जाकर इन मामलात को देखा और फिर उन्होंने ये बताया कि ऐसे लोग भी ड्राइविंग वीज़ा पर बैरून मुल्क जा रहे थे जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती है। ड्राइविंग वीज़ा पर जाने वाले एक मुसाफिर के साथ उनका एक मकालमा भी सामने आया था और वो उनको पूछ रहे थे कि आपके पास लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, तो जिसमें उन्होंने कहा नहीं है। फिर इसके बाद आज हमने देखा कि एक और वीडियो इस नौजवान की सामने आई जिसमें वो ये कहते हैं कि अब उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया है और उनको ट्रैवल करने की भी इजाज़त मिल रही है। ये नाजरीन एक केस है, लेकिन ये जो मुसाफिरों की मुसलसल शिकायत थी, इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ चौधरी सालिक हुसैन की सरबराही में एक खुसूसी कमेटी भी तश्कील दी है जो कि इन मामलात को तफसीली तौर पर देखेगी। कल DG FIA रिफत मुख्तार राजा ने मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से कौमी असेंबली की कमेटी में होशरुबा इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि रवां साल 51,000 मुसाफिरों को मुख्तलिफ एयरपोर्ट से ऑफलोड किया गया। इस साल सिर्फ सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने की वजह से डिपोर्ट किया और इसी साल अगर हम दुबई की बात करें तो वहाँ पर 6,000 पाकिस्तानी थे ऐसे जो भीख मांग रहे थे, उनको भी डिपोर्ट किया गया। आज़रबाईजान का नाम भी सामने आया कि और ये भी थोड़ा हैरत अंगेज़ बात थी कि वहाँ से भी 2,500 अफराद जो भीख मांग रहे थे उनको वापस पाकिस्तान भेजा गया। ये नाजरीन हुकूमती दावे हैं और वो ये हुकूमत ये भी कहती है कि इन इक़दामात की वजह से जो सख्ती की जा रही है इसकी वजह से पाकिस्तान की रैंकिंग भी बेहतर हुई है। क्या हुकूमती दावे किस हद तक दुरुस्त हैं, लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, इस पर हम आज़ादाना राय हासिल करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी रियाजुल हक साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, क्योंकि पिछले 2 दिन से ज़्यादातर हम हुकूमती और ये भी बड़ी अहम तफसीलात हैं जो वो हमारे सामने रख रहे हैं और ये भी मालूम है कि एक दुनिया भर का बड़ा प्रेशर था कि पाकिस्तान से जो गैर कानूनी तौर पर लोग जाते हैं या दूसरे ममालिक में गैर कानूनी तौर पर रुक जाते हैं उन इस हवाले से कोई कार्रवाई की जाए। किस हद तक दुरुस्त हैं जो दावे हुकूमत कर रही है और क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो आप शेयर कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। अफसर देखिए, ये बड़ा एक पेचीदा मामला है, इतना आसान नहीं है जितना हुकूमत इसको कह रही है कि लोग इलीगली जा रहे हैं और हम उनको रोक रहे हैं और ऑफलोड हो रहे हैं, बात खत्म होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि लोग कई ऐसे हैं कि जो एक ज़माने में जो बदनामे ज़माना एक डंकी होती थी, लोग लीबिया के थ्रू यूरोप में जाने की कोशिश करते थे शिप्स के थ्रू और फिर कश्ती डूबी और वाक़या आपको याद होगा यूनान वगैरह में जो मामला हुआ। लेकिन उसके बाद जो रास्ते बंद हुए तो बहुत से लोगों ने उम्रे का जो एजेंट्स थे वो उम्रे के थ्रू लोगों को वहाँ से फिर सऊदी अरब से आगे लेके जाते थे। इसमें एक अच्छा खासा नंबर आया। अब मतलब जिस आपने नंबर बताया, मजमूई तौर पर सऊदी अरब से अब तक 56,000 लोगों को पिछले चंद सालों में 56,000 लोगों को भीख मांगने पे जो है वो वापस डिपोर्ट किया गया पाकिस्तान के अंदर। और इस तरह ये तो चंद नाम है, मलेशिया से मैंने देखी हुई हैं, फिर बर्मा जा रहे हैं लोग सयाहत के लिए और अच्छी खासी तादाद गई और शायद 2,500 लोग 6-7 लोग गए, 2,500 उसमें वापस आए। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि बर्मा से तो लोग तकरीबन 22 माह में 13 से 15 लाख लोग जो है 22 महीने में यानी तकरीबन 2 साल कह रहे लोग मुल्क से बाहर जा चुके हैं और इस साल 7.5 लाख जो लोग हैं वो मुल्क से बाहर गए हैं। तो लोग ज़ाहिर है बाहर जाना चाहते हैं। गौहर इजाज़ का आज नंबर भी है कि $10 बिलियन एक साल में 2023-24 में लोगों ने दुबई में लगाए हैं और पिछले तकरीबन चंद सालों
सालों में अब तक $100 बिलियन इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो लोग ज़रा ट्रस्ट के इशूज़ हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 40% से ज़्यादा है, ये मसाइल तो हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ये आ रही हैं कि FIS को हैंडल कैसे कर रहा है। अब यहाँ पे बहुत सी जगहों पे ये हो रहा है कि अब ये ड्राइवर वाली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इन मालूमात से वो ये शख्स कैसे जा रहा है, क्या इसको नहीं पता कि मुझे रोक लिया जाएगा या मुझे पूछा जाएगा। ये करते ये है, इनको पता है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लाइसेंस है ड्राइविंग का, यहाँ से लेके जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होता। ये क्या करते हैं, यहाँ से किसी कज़न या किसी एजेंट के थ्रू रब्ता किया, वो कहते हैं जी जॉब है, ये वहाँ यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेते हैं, बाकायदा ट्रेनिंग करते हैं, बड़ा एग्रेसिव किस्म की वहाँ पे वो सारी वो कोर्सेज होते हैं, वो करके फिर वहाँ से सर्टिफाइड एक किस्म का इंटरनेशनलाइज किस्म का वो ले लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, उसके बाद वो एलिजिबल हो जाते हैं। सो ये वो तरीका है जो अरसे से चलता आ रहा है। अब भी ज़ाहिर है PR के लिए इन्होंने जो है वो सारा कर दिया जी, बंदे को मैंने रोका, उसे ड्राइविंग नहीं आती थी। ये कोई पहली बार, ये अनोखा वाक़या नहीं, कम से कम मेरे लिए हैरानी का बात नहीं है। तो गवर्नमेंट को एक प्रेशर, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग मिसयूज़ भी कर रहे थे, लेकिन बहुत सी जगहों पे ये खबरें भी आ रही थी। मैं कुछ एजेंट्स को ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि FIA ने एक दिन उनको रोका, अगले दिन उनको जनाब कहा जाता है कुछ ले दे के उसके बाद उनको जाने दिया। और ऑब्जेक्शन क्या थी, ये था वो था। अगेन इस तरह के लोग भी थे जो सऊदी अरब उम्रे पे जा रहे थे। जब उनकी तलाशी ली, FIA हुकाम ने हमें बताया, जब हमने उनके सामान की तलाशी ली, बज़ाहिर शक्ल सूरत से बहुत ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रहा था कि उम्रे के लिए जा रहे हैं, तो सामान से उनके यूरोप के डॉक्यूमेंट्स निकले। ये भी मामला हैं। यानी आप रियाज ये कह रहे हैं इन शॉर्ट कि ये कार्रवाई मौसर भी है एक तरीके से, लेकिन इसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज भी हो रही हैं जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात पेश आ रही है। दो तरफा मामला हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए, जिस तरह गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से देखें। लोग 40, 50, 60, 70 लाख रुपए तक के लोग वीज़े लेके अपने साजो सामान बेचकर, प्रॉपर्टीज़ बेचकर लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई ऐसे थे स्टूडेंट वीज़ा पे उनको ऑफलोड किया गया, कोई टर्की में पढ़ रहा है, कोई यूरोप में पढ़ रहा है, तो आपको हुक्म आ गया जनाब ये तो आप ठप्पे लगा के लोगों को कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो पैसे दे के फिर वो ठीक भी हो रहे हैं। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है होलिस्टिकली। और बाकी बहुत ज़्यादा बुलंद दावे हुकूमत को नहीं करने चाहिए। अगर ये कुछ फिगर्स हैं, अगर सही फिगर्स सामने आ गए तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस होंगे वो तमाम। अच्छा, और ये जो स्टूडेंट्स हैं बिलखुसूस, इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? क्या ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक रुकावट बन जाते हैं, जो ना होना उनके पास एक रुकावट बन जाते हैं? आपको क्या शिकायत सुनने में मिली? देखिए, कई जगहों पे तो जेन्युइन है कि यहाँ पे मतलब मैं एक मतलब मैं क्या देता हूँ, कोरियन एम्बेसी में मैंने कॉन्फ्रेंस में जाना था, काफ़ी महीने की पहले की बात है। तो 20 से 30 के दरमियान तमाम लोग थे, सिवाय एक आध फैमिली के जो वहाँ जा रहे थे। तो मैंने कहा जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा ऐसे जर्नलिस्ट हो गए। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा है? कहते जी हमने वो कोरिया जाना है, लेकिन मैं एक कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करनी है, फिर मैंने उसके बाद आगे जो है किसी और मुल्क चले जाना है। तो मैंने कहा अगेन इट वॉज डाउटफुल कि यार आपने एक 3 महीने के लिए एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा इतने पैसे खर्च करके वीज़ा ले रहा है, तो वहाँ पर जो है वीज़े बहुत ज़्यादा कोरियन एम्बेसी रिजेक्ट कर रही है। UAE एम्बेसी 4000 लोगों में से शायद 40 लोगों को भी नहीं बुलाती। तो ट्रस्ट के इशूज़ भी हैं, UAE के साथ हमारे मामलात भी चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी का एक क्राइसिस भी है। बहुत लोगों ने UAE की रिपोर्ट आई बाकायदा कि हम 40 से ज़्यादा जराइम में पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन हुकाम की तफसीली रिपोर्ट थी जो फॉरेन ऑफिस ने जमा करवाई थी। 40 से ज़्यादा जराइम ऐसे जिसमें पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। तो कसूर है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को रेगुलेट किया जाए, मिस यूज़ उसका ना हो, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 40-30% जो वो लोग बेकसूर लोग भी जो है वो ज़मरे में आ रहे हैं, और 2-2 लाख रुपए के टिकट्स हैं, तो वो लोगों के लिए तो आसान नहीं है। तो एक पेचीदा जो है मसला है ये। बहुत शुक्रिया रियाज, ये आपने बड़े बैलेंस तरीके से हमारे सामने तमाम इसके हकायक रखे हैं, जहाँ पर ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने वाले पाकिस्तानी, और ये मुल्क की बदनामी का भी सबब बन रहा है। पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग को भी ये बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करता है। वहीं पर जैसा कि रियाज हमें बता रहे हैं कि लोगों को जो मुश्किलात दरपेश आती हैं, उनसे अगर उनको वक्त पहले ही आगाह कर दिया जाए तो उनको एयरपोर्ट पर एक तो डिग्निटीज़ के साथ वो इज़्ज़त नफ्स का ख्याल भी रखा जाए, और साथ ही जो टिकट्स के इतने महंगे टिकट्स उन्होंने कराए होते हैं वो भी ज़ाया ना हो। तो देखते हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है वो इस हवाले से गौर करती है या नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।